क्योंकि आपका जो रोटर और स्टेटर जो है ना वो दोनों सिंक्रोनस के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके ना सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं, बाकी इसके ऊपर फिर अभी चैप्टर एंड हो जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें इसके ऊपर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, ऐसे कंपैरिजन आ जाता है कि इसका स्टार्टिंग कैसे करना है वो आ जाएगा, और इसके कुछ टॉर्क की टाइप्स आ जाती हैं, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बस। बाकी जो फर्दर है ना इसका फिर वो एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना वो मैं बता रहा हूँ एक तो पास पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो है ना कि लेस्को वगैरह को जो टेस्ट होते हैं उनको भी मैंने देखा था। लेस्को के हो गए या फिर आपके एनटीडीसी के वगैरह के हो गए, उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे हुए थे उनको भी मैंने साथ साथ जो है ना नोट किया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सारी चीज़ें जो है ना अंदर कवर कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने बता दिया सिंक्रोनस स्पीड का, तो सिंक्रोनस स्पीड का आपने एक और जो बात याद रखनी है, मैंने पहले बता भी दी है कि कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारी मोटर जो है ना जनरेट कर रही होती है। उसमें हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना ईएमएफ जिसे कहते हैं वो जनरेट हो रही होती है एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया बात। अच्छा जी, एसी सप्लाई मैंने आपको बता दिया कि स्टेटर के ऊपर आ रही होगी, यहाँ पे मेंशन भी होगा कि ये जो आपका स्टेटर पार्ट है इसके ऊपर एसी सप्लाई है, और ये जो आपका है इसके ऊपर हम डीसी सप्लाई सेपरेट दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये इसमें एक और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना स्टेटर का जो नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, और इसका जो है ना यहाँ पे मेंशन है कि इसका भी साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये जब आपस में मतलब समझ लें कि जब ये रोटेट करेंगे तो नॉर्थ जो पोल है उसकी नॉर्थ के इक्वल आ जाएगा, तो ये फिर रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर वाइब्रेशन वगैरह आ जाती है या और तरह के लॉसेज आ जाते हैं। जब ये स्टेटर जो है ना साउथ पोल के इक्वल आता है तो फिर भी रिपेल वगैरह होता है, ठीक है। तो उसको हम खत्म करने के लिए हम डैम्पिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन लेस्को के अंदर आया हुआ था कि इसको हम खत्म करने के लिए, इससे कहते हैं हंटिंग कहते हैं बेसिकली। और हंटिंग समटाइम जो है ना हम जब सडन हम लोड अटैच करते हैं इस मोटर के साथ, तो तब भी आपको घरों में आपने देखा होगा कि हम मोटर के साथ सडन लोड अटैच करते हैं तो एक दफ़ा वो काफ़ी वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के बाद उसका जब सिंक होना शुरू हो जाता है मोटर और स्टेटर का, स्पीड सिंक होती है, तो उसके बाद फिर जो है ना वो वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। उस वाइब्रेशन वगैरह को खत्म करने के लिए ना हमने डैम्पिंग वाइंडिंग उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डैम्पिंग वाइंडिंग वाला फिनोमेना होता है हम लार्ज इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी मोटर जो है ना ये लार्ज और बड़ी लोड पे काम कर रही है, ठीक है जी। इसके अंदर बस इतना ही है पहले पेज के ऊपर। और अच्छा ये मैंने बता दिया आपको कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सिंक्रोनस मोटर होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और जो आपकी होती है ना दूसरी इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। अच्छा जी, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो आपका लेस्को के अंदर 3-4 दफ़ा पूछा गया था, उन्होंने ये पूछा था कि सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो किस तरह से होता है, यानी पावर फैक्टर जो होता है सिंक्रोनस का वो किस तरह से होता है। तो इसका मैं बता देता हूँ कि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी भी होता है, वो लैगिंग भी होता है, और लीडिंग भी होता है, ठीक है। ये मैं आप किस तरह से होता है ये मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इंडक्शन का बता देता हूँ कि इंडक्शन का जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलवेज लैगिंग होता है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है ऑलवेज लैग कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है ना उसको हम जो रोटर की स्पीड होती है उसकी सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम रख रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसकी स्पीड मैच नहीं आपस में करनी होती, ठीक है। तो इसलिए उसका पावर फैक्टर जो होता है वो लैगिंग आ रहा होता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट बात। अच्छा अब ये जो है ना सिंक्रोनस को यूनिटी लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर को ये किस तरह से होता है, यहाँ पे जब हमारे पास ईएमएफ जब इंड्यूस होता है, ये लेट्स सपोज मैंने जो है ना एसी सोर्स दिया है, एसी सोर्स मैंने उसका ना एसी सोर्स कम दिया है, जब एसी सोर्स में कम रखूंगा तो ईएमएफ जो है ना मेरे पास इंड्यूस ज़्यादा होगा, जिसका मतलब ये है कि ये मोटर जो है ना ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगी। जब ये मोटर ओवर एक्साइटेड होगी तो इस केस में जो मेरे पास पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपकी सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो ओवर एक्साइटेड होती है तो फिर आपके पास जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, लैगिंग होता है या यूनिटी होता है, तो इसमें फिर लीडिंग उसका आंसर होगा। अच्छा सेकंड जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपकी सिंक्रोनस मोटर जो है ना वो अंडर एक्साइटेड है। अब अंडर एक्साइटेड में क्या होता है कि जो आपका एसी सोर्स होता है वो हम उसको हाई रखते हैं। जब एसी सोर्स हाई रखते हैं तो आपका जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो हमारे पास कम जनरेट होती है। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ये मोटर अंडर एक्साइटेड के केस में आ जाती है। अंडर एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि आपकी जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग में आ जाता है, ठीक है, लैग कर जाता है हमारा पावर फैक्टर। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये तो मस्ट है कि ये चांसेस भी हैं कि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको लाजमी पता होना चाहिए, और ये आ भी सकते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। अब अच्छा ये चीज़ हमारी कंफर्म होगी यहाँ पे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा रोटर का जो रोटेटिंग पार्ट होता है, मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको कौन सी चीज़ रोटेट करवा रही होती है, ठीक है। उसमें आगे क्वेश्चन ये होते हैं आपको। तो हमारे पास वो प्राइम मूवर होता है बेसिकली,
प्राइम मूवर जो है ना हमारे पास रोटेटिंग पार्ट, मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट उसको रोटेट करवा रहा होता है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर जो है ना वो चल रहा होता है। चलिए अब इस सिंक्रोनस स्पीड का यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आता होता है, ये तो हर दफ़ा ही आता है और ये बल्कि प्यास का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी फेवरेट ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि वो कहता है कि सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करनी है आपने सिंक्रोनस मोटर की। उसका फार्मूला होता है NS = 120 F/P। अब यहाँ पे हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है और हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड हम इजीली फाइंड हो सकती है। समटाइम यहाँ पे क्या होता है कि हमें समटाइम वो पूछ लेता है कि इसकी ना वो दें हमें बताएं कि इसकी पोल्स बता दें कि सिंक्रोनस स्पीड के सिंक्रोनस मोटर के पोल्स कितने हैं। तो हमें ये दोनों फैक्टर्स दिए होंगे तो वहाँ पे पोल्स फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी का समटाइम पूछ सकते हैं। मतलब इसको ना वो डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट इंटरचेंज करके वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको एक जो और चीज़ यहाँ पे बताई थी कि इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है। जी क्वेश्चन है कोई? अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक आ जाता है कि हमारे पास सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न बताएं। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम उसको चलें, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम उसको सेल्फ स्टार्ट करवा भी देते हैं, हम उसको जो है ना एसी सोर्स के थ्रू जैसे हमारे इंडक्शन मोटर होती है वैसे ही करवा देते हैं। अब इसका जो रोटेटिंग पावर होता है इसका अपना एक फील्ड होता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अब ये जो जब फील्ड आपने सामने आते हैं तो मैंने पहले बताया था कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ना, अब डीसी के केस में क्या होता है, डीसी जब की केस में जब हम डीसी इसमें करवाएंगे, अब डीसी हम दे रहे हैं इसको, डीसी का मतलब क्या है, डीसी का मतलब ये है कि हमारा जो करंट है मतलब उसकी कर्व जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसका जो वेव होती है वो इस तरह से मतलब हाफ सर्कल जो है ना वो चेंज नहीं कर रहे होते, यानी कि हाफ सर्कल के बाद उसका पोलैरिटी चेंज हो जाती है, फिर हाफ के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, इस तरह से नहीं होता। इसलिए हम डीसी इसलिए देते हैं रोटर को ताकि वो ये वाला जो फिनोमेना ना ये वकर ना हो। तो इसका मतलब ये जो है ना आपका स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ वही रोटेट करे, आपका जो रोटर का है ना सिर्फ वो स्टेशनरी रहता रहे करंट की वजह से, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे पेज है इसको देख लीजिएगा। ये अच्छा मैं साथ बता देता हूँ पहले था कुछ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास 3 फेज हमारे पास एसी वोल्टेज जो होता है उसमें अप्लाई करते हैं। शोएब भाई जी जी जी, ये सेल्फ स्टार्टिंग दोबारा समझा दीजिए, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। जी मैं अच्छा, हमारे पास असल में होता है इस तरह क्या है कि क्योंकि बाइंडिंग होती है हमारे दोनों साइड पे बाइंडिंग होती है, ठीक है। हमारे पास रोटर की बाइंडिंग होती है और स्टेटर की बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब जब हम लेट्स सपोज इसे एसी सोर्स दे देते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस बाइंडिंग है, अब इसके क्रॉस फील्ड इंड्यूस होगा। जब फील्ड इंड्यूस होगा हमें पता है कि फील्ड तभी इंड्यूस होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके क्रॉस ही जब वो बन रहा होता है ना 3 फेज के थ्रू, वही हमारे पास वही फील्ड बेसिकली होता है। वो फील्ड इंड्यूस होने का मतलब ये है कि इसने फिर रोटेट करना है, रोटर ने रोटेट करना है। अगर हम इसको साइड कर देते हैं विद स्टेटर, ठीक है। अच्छा, जब स्टेटर के साथ साइड करते हैं इसका मतलब ये है कि उसका सर्कल जो है ना इस तरह से होगा। हाफ सर्कल के बाद वो नेगेटिव नॉर्थ पे आ जाएगा, फिर हाफ के बाद नॉर्थ पे आएगा, फिर हाफ के बाद नॉर्थ पे आएगा। मतलब वो रोटेट करता रहेगा, उस तरह से ये रोटेट करेगा। मतलब चांस उसका ये है कि कुछ सर्कल के बाद ये दोनों जो है ना नॉर्थ और नॉर्थ पर आपस में सामने होंगे। उस वजह से क्या होगा कि रोटर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट या रिपेल करने की कोशिश करेगा स्टेटर के पार्ट को, ठीक है। जिसकी वजह से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और जिसकी वजह से ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एक तरह से लॉसेज आ जाता है और ये लॉसेज है ना समटाइम आपकी मोटर को डैमेज भी कर देते हैं। इस केस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको सेल्फ स्टार्ट नहीं करवाना पड़ता, हमें इसे क्या करवाना पड़ता है, हमें इसे सेपरेट स्टार्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। सेपरेट में क्या होता है, यहाँ पे हम डीसी सोर्स देते हैं, डीसी सप्लाई से देते हैं, ठीक है। अब डीसी सप्लाई जब करते हैं हमें पता है कि डीसी सप्लाई में क्या होता है कि हमारी कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसका जो करंट होता है यहाँ वोल्ट उसके बिल्कुल फिक्स करंट होता है। तो उसके फिक्स करंट की वजह से जो है ना हमारा नॉर्थ और साउथ पोल में वो फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं आ रही होती। तो ये बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और मैं बल्कि चीज़ बता दूँ। अच्छा, सम टाइम ना कुछ एक और बल्कि क्वेश्चन और आ जाता है। ये ना डिपेंड करता है कि उसकी आपके पास बजट कितना किस तरह से है। आपको पता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव एक होता है जब अगर हम उसको अप्लाई करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट का फिनोमेना ये होता है कि उसके पोल्स फिक्स होते हैं, मतलब उसका एन और एस पोल फिक्स होता है। उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको फिर वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना और अदर फैक्टर्स होते हैं उस वजह से फिर हम उसको यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद
यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपके पास एसी वोल्टेज आगे थे, हम अप्लाई करते हैं स्टेटर वाइंडिंग को, और डीसी सोर्स हम रोटर को करते हैं, ठीक है। और स्टेटस बल्कि सारा बेसिक ही है कि स्टेटस सिंक्रोनस स्पीड से वो मूव करता है, बाकी स्टेशन होता है। ये आप इसको खुद जो है ना स्टडी करेंगे तो आपकी चीज़ें सारी जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि यूनिटी पावर फैक्टर, इसमें तीनों पावर फैक्टर जो है ना वो कर रहे होते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि आपके पास जब ईएमएफ जो होता है आपके पास जब ज़्यादा होता है, मतलब जब आपने एसी सोर्स बढ़ाया है इसका, ईएमएफ जो है वो कम हो जाएगा। ईएमएफ कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि अंडर एक्साइटेड ये हो गया। अंडर एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि ये फिर आपका लैगिंग पावर फैक्टर में आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने जब एसी सोर्स कम किया है, इसका ईएमएफ ज़्यादा ना इंड्यूस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर ओवर एक्साइटेड होना शुरू हो जाएगी मोटर, फिर ये लीडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये आप चीज़ इसको बस रखिएगा माइंड में। बाकी ये जो ग्राफ वगैरह ये नहीं आते होते, इसलिए ना ये पूछता होता है कि ग्राफ के देख के इसका बताएं कि ये किस तरह से वैल्यूज दी हुई हैं। इसमें वी कर्व का क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है इतिहास के अंदर, तो वो मैं अभी इसके एंड पे बता देता हूँ कि वी कर्व जो है ना वो क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे कंपैरिजन है इंडक्शन मोटर का और सिंक्रोनस मोटर का, इसको तो आप लाजमी देखिएगा, इसको बल्कि आप लाजमी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें ना बताया हुआ है कि जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर होती है इसमें हम सेपरेट उसको एक्साइट करते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी डीसी का फिनोमेना बताया था। और जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है इसकी जो रोटर होती है उसमें स्लिप रिंग्स या स्क्रोल जो है ना केज रोटर हम यूज़ करते हैं, जो है ना उसको स्टार्ट करवाने के लिए, जो है ना एक्साइट करने के लिए सिंक्रोनस जो है ना स्टेटर के साथ। अच्छा, इसमें एक ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा इसमें ये है कि रोटर स्पीड इज एसी एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे बेसिक्स ही हैं कि रोटर स्पीड जो है ना करंट वो आपके पास एसी होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो फील्ड करंट होता है ना वो आपका चेंज होता है विद पावर फैक्टर। वो कैसे चेंज होता है? क्योंकि हम जो है ना आपकी जो डीसी होती है यानी डीसी सोर्स होता है उसको हम चेंज करते रहते हैं। यानी आपका डीसी सोर्स होता है ना, जब हम रोटर के साथ अटैच करते हैं उसको हम चेंज करते रहते हैं। उसको चेंज करने का मतलब है कि उसको हम लैग भी कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं, यूनिटी भी कर सकते हैं। वो मैंने बताया अभी अभी कि अगर हम करंट ज़्यादा रखेंगे तो फिर ईएमएफ कम होना शुरू हो जाएगा, कम होगा तो फिर लैग में आएगा। उसका मतलब ये है कि हम फील्ड करंट को जो आईएफ को जो है उसको हम चेंज करवा के तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के पावर फैक्टर लेके आ सकते हैं। डिफरेंट तरह के पावर फैक्टर का मतलब ये है कि अगर लोड की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे लैगिंग पे चलाना है आपने मोटर को, तो फिर आप उसको उस तरह से चलाएंगे। अगर लोड की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसको उस तरह से मतलब लीडिंग में चलाना है तो फिर आप उस तरह से चला सकते हैं। ये जो है ना हम इस पर नहीं कर सकते, रोटर के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पावर फैक्टर आपके पास जो है ना लैगिंग में आ रहा होता है सिर्फ। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना दिस मोटर रन एट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ये अब सिंक्रोनस स्पीड से कम लेस कर रही होती है। वो आपको पता ही है क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उसको उसके इक्वल स्पीड पर नहीं लेके आना होता। और ये किसने लेस होती है, इसमें देख लीजिए 4% होता है इसका जो स्लिप होता है ना, 4% होता है। अच्छा, ये आपका इसमें स्लिप आपका नहीं होता। स्लिप के ना होने की वजह से जो है ना ये मोटर जो आपके सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर ही वर्क कर रही होती है। अच्छा, ये मैंने बता दिया लैगिंग पावर फैक्टर होता है, आगे इसमें तीनों फैक्टर पावर फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये मैंने बता भी दिया दिस मोटर हैव डिफरेंट पावर फैक्टर करंट डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन लेवल, ठीक है, जो आईएफ मैंने बताया। अच्छा जी, इसमें इनहेरिटेंस, अच्छा इसमें एक और बात याद रखनी, एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो इंडक्शन मोटर जो है ना इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बिल्कुल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसको सेपरेट जो है ना वो एक्साइट नहीं कर रहे होते। लेकिन इसका जो है ना यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो है ना रोटर और स्टेटर उसका कनेक्शन ही डिफरेंट है, उसको हम सेपरेट एक्साइट कर रहे हैं, स्टेटर को सेपरेट एक्साइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ना स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। लेकिन हम इसमें वो क्वेश्चन ये देता है कि अगर हमने करना हो स्टार्टिंग टॉर्क इसके अंदर इंड्यूस करवाना हो तो कैसे करवाएंगे। तो उसका मैंने पीछे बताया था डैम्पिंग जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं। अगर हम रोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग लगा दें ना, डैम्पिंग वाइंडिंग यूज़ कर दें, एक तो उसमें ऑसिलेशन जो है ना वो कम हो जाती हैं, फिर उसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो भी उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना ये भी लेस्को के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था जी। बाकी एक 3-4 पॉइंट्स ये आप उनको खुद स्टडी कर लीजिएगा। ये इतनी ज़्यादा मतलब चीप वगैरह किस तरह से होती है, उसमें वेरिएबल स्पीड होती है। अच्छा, इसमें बस आपने एक और बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता होता है कि जो आपके जो होता है ना सिंक्रोनस मोटर होती है, अब उसकी स्पीड जो होती है वो होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि आप उस पर कांस्टेंट लोड ही लगा सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल लोड नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका दूसरा होता है ना जो इंडक्शन होती है उसमें उसकी जो स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। तो उसमें आप लोड को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे लोड कर सकते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपका यहाँ पे मेथड ऑफ स्टार्टिंग ये मैंने बता दिया था कैसे स्टार्ट होता है। स्टेटर को हम किस तरह से स्टार्ट कर रहे होते हैं और इंडक्शन मोटर को जो रोटर पार्ट होता है उसको किस तरह से करते हैं। ये एक वैल्यू है, व्हेन द रोटर रीच एज 95% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। ये आप देख लीजिएगा कि किस तरह से
ये लिखा हुआ है the stator is switch on to supply either directly or star connected when the rotor is। अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका स्टेटर होता है ना वाइंडिंग, उसको स्विच ऑन जब हम करते हैं स्टार टू डाटा वोल्टेज स्टार्टिंग के थ्रू, वो कब करते हैं जब आपका रोटर जो है, रोटर डीसी जो आपका पार्ट है, जो हम डीसी एक्साइट कर रहे हैं, वो जब 95% आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है ना, फिर हम उसको दूसरे को कर रहे होते हैं जी। बाकी अच्छा ये चेंज ऑफ डायरेक्शन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था लेसो के अंदर। ये क्वेश्चन ये आया था कि मैंने अपने सिंक्रोनस मोटर जो है ना वो इस तरह से रोटेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन मैंने इस तरह से करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इसका जो है ना सबसे सिंपल सा जो है ना ये इसका होता है कि जो आपका फेज दिए हुए हैं, 3 फेज आपने अप्लाई किए हुए हैं स्टेटर के ऊपर, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज ये स्टेटर पार्ट है, इसके ऊपर आपने 3 फेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसमें से जो ए बी सी, इसमें से 2 जो फेज है ना वो आपने चेंज कर देने हैं, मतलब उल्ट लगा देने हैं। अगर बी की जगह ए लगा दें और ए की जगह बी लगा दें, तो उस तरह से क्या होगा कि आपका जो फ्लक्स है वो बजाय इस तरह रोटेट होने के वो अपोजिट साइड पर रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा। इस तरह से रोटेट होने का मतलब ये है कि जो वो आपकी मोटर जो है ना वो भी अपोजिट साइड पर रोटेट करना शुरू कर देगी। ये इसका आंसर होता है। अच्छा जिसकी अगर लॉसेस की बात करें, ये टॉर्क की मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसमें पहले लॉसेस पे आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं जो आपका इसमें फाइनल है पार्ट। इसमें लॉसेस में तो एक आर्मेचर लॉसेस होता है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस होते हैं, जिसको आई ए आर्मेचर करंट और आर्मेचर की रिएक्टेंस इसके इक्वल होता है, ये आपके पास लॉसेस होते हैं। दूसरा आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आप दोनों पॉइंट याद रखिए। इसके बाद जो है ना बाकी फर्दर लॉसेस अभी मेन लॉसेस नहीं है, लेकिन ये 2 मेन लॉसेस आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा जी, बाकी इसमें ना एक हंटिंग का फिनोमेना मैंने बता दिया आपको कि हंटिंग बेसिकली क्या होती है कि जब आप सडन लोड लगाते हैं ना, हैवी लोड सडन लगाते हैं, तो उसमें ऑसिलेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब ये है कि आपकी जो वो ना वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह समटाइम वेरिएबल लोड होता है, यानी इसको हमने कहा है कि सिंक्रोनस मोटर पे आपने लोड जो है ना वो कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट लोड होना चाहिए। जो आपका वेरिएबल लोड है ना, जब वेरिएबल लोड लगेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें ऑसिलेशन आएगी, उसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज होगी, तो उसकी वजह से फिर ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है, फिर वो लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और फिर आपकी मोटर डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने डैम्पिंग वर्डिंग आपको बता दिया था, जो कि आपकी हंटिंग ऑफ फिनोमेना को ख़त्म कर देती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब ये टॉर्क के बाद, टॉर्क से पहले मैं आपको जो लास्ट एक चीज़ आएगी इसके अंदर वो बता दूँ। ये वी कर्व जो क्वेश्चन आता होता है आपका वी कर्व का। अच्छा वी कर्व का जो क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है, जो प्यास वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर की वी कर्व है उसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर दिए हुए हैं। तो इसका इस केस में जो है ना यहाँ पे हमारे पास पावर फैक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास फील्ड करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने डिफरेंट तरह से बताया हुआ कि यूनिटी पावर फैक्टर में जो है ना फील्ड करंट किस तरह से करेगा, यानी आर्मेचर करंट कितना होगा, फिर वो दूसरा रेटेड करंट जो है वो किस तरह से होगा। वो इस ग्राफ को इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है ना वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो दूसरा यहाँ पे है, इसने यहाँ पे दिया हुआ है आई ए यानी आर्मेचर करंट, यहाँ पे आर्मेचर जो है ना वो फील्ड करंट दिया हुआ है। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट ये दोनों आपस में कर रहे हैं, ये आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। ये पावर फैक्टर ये लिखा हुआ है इसमें, इस केस में। अच्छा जी, इसके बाद अब टॉर्क के हैं दो कुछ पॉइंट्स हैं, टॉर्क की टाइप्स हैं, और टॉर्क की टाइप से यूजुअली इतना पूछता नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको आप माइंड में रखिएगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले पुल इन टॉर्क है। तो पुल इन टॉर्क क्या होता है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जब लोड आता है ना आपका, जब आपका एक कांस्टेंट लोड, हमने कहा था कि हमने कांस्टेंट लोड लगाना है सिंक्रोनस शॉप के ऊपर। अब जो कांस्टेंट लोड जब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो आपकी मोटर होगी वो सिंक्रोनिज्म में जिस टॉर्क के ऊपर आते हैं, जिस टॉर्क की वैल्यू के ऊपर सिंक्रोनिज्म में आ जाती है, तो उसको हम पुल इन टॉर्क कहते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो है ना मैक्सिमम टॉर्क वो है 5000। अब 5000 पे आपकी जो मोटर है सिंक्रोन जो है ना वो सिंक्रोनस मोटर है, उसका रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट आपस में सिंक करना शुरू हो गया, फिर इसको कहेंगे कि इस टॉर्क के ऊपर आपका पुल इन टॉर्क जो है ना ये उसको पुल इन टॉर्क कहा जाता है बेसिकली। उसके बाद आपका नॉमिनल है, इसको आप छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पुल आउट टॉर्क आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा पुल आउट टॉर्क क्या होता है कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है टॉर्क की, यहाँ पे एक सेकंड। अच्छा जी, पुल आउट टॉर्क ये होता है कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप रोटर और स्टेटर को आपस में सिंक करवाते हैं, ठीक है। वो मैंने बताया था कि टॉर्क को आपने किस तरह सिंक करवाना होता है
वो सम टाइम हम पावर फैक्टर के थ्रू भी करवा रहे होते हैं, या सम टाइम आप डैम्पिंग वाइडिंग वगैरह यूज़ करके इस तरह से भी करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पुल एंड टॉर्क ये होता है कि उस टॉर्क के ऊपर जब आप सिंक करवाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि ये रिमेन इन सिंक प्रोसेस रहे, सिंक से आगे पीछे ना जाए। इवन कि अगर आपका लोड भी ज़्यादा आ जाए तो फिर भी ये सिंक के प्रोसेस के अंदर रहे। उस टॉर्क के ऊपर जो है ना उसको आप पुल आउट टॉर्क कहते हैं, सॉरी पुल इन नहीं कहते हैं, पुल आउट टॉर्क कहते हैं। उसके बाद जो आपका है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें ये सिंक्रोनस टॉर्क इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस टॉर्क यहाँ पे अगर दिया हो तो सिंक्रोनस टॉर्क भी बेसिकली वही होता है जो आपके पास पुल आउट टॉर्क होता है। और बाकी आप खुद देख लीजिएगा इसके रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है। इस जो है ना वो आपके पास फ्रिक्शन टॉर्क होता है मोटर के, जो जिसको मोटर को ऑपरेट कर रहा होता है, मतलब जो फ्रिक्शन टॉर्क होता है, जिस फ्रिक्शन टॉर्क के ऊपर मोटर ऑपरेट हो रही होती है उसका रिलक्टेंट टॉर्क को कहते हैं, जिसको जो कि नॉर्मली जो है ना 30% होता है। तो इस तरह के वैल्यूज आएंगे नहीं, लेकिन फिर आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हम साथ साथ इसके ना एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया भी हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने दिए हुए थे। अच्छा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा हुआ है इसने, ये मुझे बता दें क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? ये मेरे पास है 558 पेज है इसका, अगर क्वेश्चन नज़र आ रहे, ठीक है। अच्छा, उसने पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपको कि उसमें हमारे पास सिंक्रोनस जो मोटर होती है वो किस पे ऑपरेट कर रही होती है। तो मैंने आपको इसका बताया था कि लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी सब पे ऑपरेट करती है। इसका आंसर जो है हमारे पास डी है। सेपरेट उसने सेकंड में उसने ये कहा है कि अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होती है। अच्छा, इसमें आपने देखना ये रिडक्टस मोटर्स होती है। ये मैंने आई थिंक पीछे इसकी टाइप होती है रिडक्टस की ना। तो जो अनएक्साइटेड जो होती है ना वो आपके पास जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो बेसिकली आपके पास रिडक्टस मोटर आ रहे होते हैं। उसमें बस आप ये याद रखिएगा जो अनएक्साइटेड होती है फेज में, फेज के केस में, ये आप जब उसकी टाइप्स करेंगे तो उसमें आपको ये कवर हो जाएगी। उसमें अगर नेक्स्ट में लिखा हुआ है द मैक्सिमम पावर डेवलप इन अ सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड अपॉन। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब उसने बात की है आपकी पावर की। अब इसमें पावर जो है ना हमारी वो डिपेंड कर रही थी रोटर के एक्साइटेशन के वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। तो जितने हम रोटर को एक्साइट कर रहे होंगे जिस तरह से, उस तरह से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी। जैसे मैंने बताया था ना कि आप आई एफ जैसे ही ज़्यादा करते हैं तो आपका ई एम एफ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, फिर उस तरह से लीडिंग में चली जाती है मोटर। तो इसका जो रोटर जो है ना एक्साइटेशन सप्लाई आपका उस पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि रोटर ने ही मूव करना होता है, रोटर ने आगे मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे सिंक करना होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी आई थिंक आंसर है इसका। इन केस ऑफ फील्ड, ये कौन सा, इन केस ऑफ फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर इज। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्या होता है कि जब ईएमएफ जो है वो कम होता है तो क्या होता है, जब हम अपना आईएफ ज़्यादा करते हैं तो आपका ईएमएफ जो है वो कम होना शुरू होता है। कम होने का मतलब ये है कि आपका जो पावर फैक्टर है वो भी कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना आपका लैगिंग आ जाएगा। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर इज एक्साइटेड ऑन टू सप्लाई विद इट्स फील्ड वाइंडिंग शॉर्टेड ऑन देमसेल्फ। तो ये तो सिंपल से हमें पता है कि जब हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट करने का मतलब ये है कि ये इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करेगी। यानी आप ये चाह रहे हैं इसका शॉर्ट करने का, यहाँ मेंशन पता क्या क्यों किया हुआ है यहाँ पे, कौन सा मैं कभी कौन सा बता रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट फील्ड करंट। फील्ड वाइंडिंग जब शॉर्ट होती है इसका मतलब ये है कि वो उसको फिर हम सेपरेटली एक्साइटेड नहीं करेंगे। तो वो आपकी जो है ना वो रन करेगी सिंक्रोनस मोटर जो है ना उसके सिंक्रोनस मोटर के साथ रन करेगी एज अ इंडक्शन मोटर। तो इसको आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा साथ जब हम इसको शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट ये है कि हम व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ एन कौन सा क्वेश्चन है, व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ एन अनलोडेड साइलेंट पोल, अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 6 चल रहा है 5 चल रहा है, ठीक है। व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ अनलोडेड साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर गेट्स डिस्कनेक्टेड। ये तो सिंपल सा आपको पता है कि जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी कोई भी मोटर तो वो जो है ना मोटर वैसे स्टॉप हो जाती है। इवन कि उसके ऊपर जितना भी मर्जी लोड अटैच हो, जो भी जितना मर्जी से वो पावर फैक्टर से वो जो है ना वो मूव कर रही हो। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ था लेसो के अंदर, जो आपका 12 चैप्टर आई थिंक 7th क्वेश्चन है। उसमें पूछा हुआ था डैम्पिंग वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज। तो ये मैंने आपको डैम्पिंग वाइंडिंग का बताया था कि हम इसको एक तो स्टार्टिंग टॉर्क करने के लिए कर रहे होते हैं, दूसरा जो है ना हमने इसमें हंटिंग को करना होता है और ये इसका डी आंसर है।
इसमें नॉइज़ वगैरह के लिए हम नहीं करते, ना ही इसको एडी करंट के कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए करते हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए करते हैं, एक तो हम इसको प्रिवेंट करते हैं हंटिंग से, दूसरा जो है ना स्टार्टिंग इसको करते हैं टॉर्क से बचा जिससे प्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा जी, 8 जो क्वेश्चन है 8 के अंदर वो ये कह रहा है कि द बैक ईएमएफ सेट इन द स्टेटर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड अपॉन। तो ये अगेन वही बात है कि ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक करके चल रही होती है, यानी कि इसका जो स्टेशनरी पार्ट या स्टेटर पार्ट होता है उसका जो भी फिनोमेना होगा वो रोटर पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जैसे ही रोटर की एक्साइटेशन जो होगी वो चेंज होगी, उसी तरह से उसका बैक ईएमएफ वो भी चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने आपको फील्ड करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन वो 9th क्वेश्चन है, जिसमें वो कह रहा है कि अ सिंक्रोनस मोटर इज यूजफुल इंडस्ट्रियल मशीन ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये आई थिंक क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, लेकिन हमारे पास वो कह रहा है कि फिर भी देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, वो आपका क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। स्पीड जो है कांस्टेंट, ऑल लोड, वो भी करते हैं। ऑपरेट यूनिटी पावर फैक्टर, तो ये तीनों पॉइंट ही जो है ना आपके पास आइडियल है, तो इसका आंसर डी होगा इंडस्ट्रियल केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएक्साइटेड सिंगल फेस मोटर। ये मैंने पीछे बात की थी क्वेश्चन में कि जब अनएक्साइटेड की बात आ जाएगी तो वो रिडक्टेंस का केस आ जाएगा। तो ये रिडक्टेंस मोटर जो है ना वो अनएक्साइटेड के केस में होती है, और सिंगल फेस में जब बात की जाए तो सिंगल फेस की टाइप है ये। और जो आपके पास एसी और यूनिवर्सल मोटर, ये दोनों एक्साइटेड मोटर हैं, और आपके पास ये जो रिपल्सिव मोटर ये भी आपके पास एक्साइटेड मोटर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि जिसमें कह रहा है कि व्हेन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉज करंट। तो ये मैंने बताया था कि जब आपका ये बताया था कि यहाँ पे जब आई एफ जो है वो करंट ड्रॉ होगा, तो ड्रॉ करने का मतलब ये है कि पावर फैक्टर जो है ना वो इम्प्रूव होगा। इसका जो पावर फैक्टर जिसका आंसर है वो ये आंसर है। अच्छा जी, 11th 13 जो क्वेश्चन है अगेन वो आया हुआ है एनटीएस के अंदर भी आया हुआ है 13 क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि द आर्मेचर करंट जो है ना वो सिंक्रोनस मोटर हैज़ अ लार्ज वैल्यू। इसका आर्मेचर का करंट है वो डिपेंड कर रहा होता है आई ए के ऊपर, ठीक है। आई ए क्या होता है, आपके पास आर्मेचर का करंट होता है, जो कि आपका स्टेटर के वाइंडिंग करंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टेटर का वाइंडिंग करंट आगे या चेंज होगा वैसे ही आपका ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ये है, बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन। ये आपका एनटीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, वरना आप इसमें क्योंकि टाइम हमारे पास कम। दोबारा बता दें क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में ये कह रहा है कि जो आर्मेचर करंट है आई ए ऑफ सिंक्रोनस मोटर हैज़ अ लार्ज वैल्यू। उसकी लार्ज वैल्यू किस पे कर रही होती है डिपेंड, जब उसकी एक्साइटेशन होती है ना लो होती है। हमें पता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है ना वो लैग करता है या लो लीड करता है, वो कम या ज़्यादा पे करता है, ठीक है। वो जीरो पे नहीं करता, या तो लो होगा फिर लैग करेगा, या हाई होगा फिर लीड करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको लो और हाई एक्साइटेशन, इस पे हम जो है ना इसको आर्मेचर करंट का लार्ज वैल्यू आ रही होती है इन दोनों के केसेस के ऊपर, ठीक है। तो इसके ना लो पे आएगी ना हाई पे आएगी, इन दोनों के ऊपर आएगी। अच्छा, ये जो इसका डी आंसर है ना ये भी सम टाइम कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर यूनिटी पावर फैक्टर आ जाता है एक। अब यूनिटी पावर फैक्टर जो है ना वो ना लो में काउंट होता है ना हाई पे काउंट होता है, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर काउंट नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन अगेन आपके पास इसमें लेस्को के अंदर आया हुआ ये भी कि सिंक्रोनस मोटर इज स्विच ऑन टू सप्लाई व्हेन इट्स फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट्स ऑन देमसेल्फ। तो ये मैंने बताया, पीछे भी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन कि जब इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो स्टार्ट होगी एज अ इंडक्शन मोटर, ठीक है। लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगी इंडक्शन मोटर तो उसके बाद फिर सिंक्रोनस मोटर की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देगी जब वो एक दफ़ा सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बस इसमें एक बात याद रखनी है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ये फील्ड वाइंडिंग है स्टेटर की, ये आपके पास रोटर की फील्ड वाइंडिंग है। तो इसको जब हम शॉर्ट करते हैं दोनों को तो फिर ये एज अ इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद जो है ना एज अ फिर सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होना शुरू होगी। ये आपका इसका आंसर है। अच्छा, ये 1 मिनट रह गया, आप मुझे बता दें आप अगर क्वेश्चन है तो फिर हम इसको बाकी जो है ना वो एमसीक्यू तो खुद देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई पूछने वाली चीज़ हुई तो उसको ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए सिंक्रोनस मोटर का सिर्फ इतना ही था, इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। शोएब वी कर्व के बारे में आप बता दें जो क्वेश्चन बताया था काइंडली। किसके बारे में?
वी कर्व। हाँ वी कर्व का प्यास के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था,